7:30 सिर्फ डीडी न्यूज पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको इस वक्त की बड़ी खबरें। शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। संभल हिंसा पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने कांग्रेस सपा को जमकर लताड़ा। कहा, संभल की आड़ में मुस्लिम वोटर्स को रिझाने के लिए किया जा रहा है नाटक। महाराष्ट्र विधानसभा के नए सत्र में नवनिर्वाचित विधायक ले रहे हैं शपथ। उद्धव की शिवसेना और कांग्रेस ने किया बायकॉट। सोमवार को होगा स्पीकर का चुनाव। इंडी की रार एक बार फिर आई सामने। राहुल को नहीं माना अपना नेता। तृणमूल नेता ममता बनर्जी के बयान के बाद भाजपा का कांग्रेस पर तंज। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने दिया अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे का नारा। कल से सभी विधानसभा क्षेत्रों में शुरू होगी भाजपा की परिवर्तन यात्रा। और वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप में डी गुकेश और डिंग लिरेन के बीच 10वें दौर का मुकाबला आज। 9 राउंड के बाद दोनों खिलाड़ियों के बराबर अंक। और सुर्खियों के बाद खबरों पर नजर विस्तार से। बसपा की नेता मायावती ने संभल हिंसा को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों पर जबरदस्त हमला बोला है। मायावती ने साफ साफ कहा है कि दोनों दल मुस्लिमों को आपस में लड़ा रहे हैं। लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मायावती ने कहा कि दोनों दलों को बाकी के मुद्दों में कोई दिलचस्पी नहीं है, बल्कि दोनों दल संभल में मुस्लिम समाज को आपस में लड़ा रहे हैं। इससे मुस्लिमों को सतर्क रहना है। मायावती ने पूछा है कि कांग्रेस बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर चुप क्यों है। वो सिर्फ मुस्लिम वोट के लिए संभल संभल चिल्ला रही है। मायावती ने कांग्रेस और सपा को एक ही थैली का चट्टे बट्टे कहा। मायावती ने इस बात पर भी दुख जताया कि जिनकी बदौलत संसद में दलित वर्ग के सांसद पहुंचे हैं, वो भी अपनी अपनी पार्टी के आकाओं को खुश करने के लिए दलित उत्पीड़न के मुद्दे पर चुप हैं, फिर चाहे वो मामला अपने देश का हो या पड़ोसी देश बांग्लादेश का। मायावती ने कहा कि बांग्लादेश में प्रताड़ित हिंदुओं में अधिकांश संख्या उन दलितों और कमजोर तबके के लोगों की है जिनकी भारत देश में बहुलता होते हुए भी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा में चुनने की सजा के तौर पर बंटवारे में पाकिस्तान को दे दिया गया था। इस प्रकार बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा में बंगाल के जिस जैसोर खुलना क्षेत्र से चुनकर आए, उससे हिंदू बहुल क्षेत्र होने के बावजूद षड्यंत्र पूर्वक पाकिस्तान के हवाले कर दिया गया, जो अब बांग्लादेश में है। इसी के चलते बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वहां से इस्तीफा देकर भारत वापस आ गए। ये सब जातिवादी खेल कांग्रेस पार्टी का था, और अब जब वहां इनका शोषण हो रहा है तो भारत की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस चुप है। अब वो केवल मुस्लिम वोट के लिए संभल संभल चिल्ला रही है। संसद में विपक्ष देश व यहाँ के जनहित के मुद्दे न उठाकर अपने राजनीतिक स्वार्थ में संभल में हुई हिंसा की आड़ में खासकर सपा व कांग्रेस पार्टी यहाँ मुस्लिम वोट को रिझाने में लगी है। बाकी मुद्दों से उनका कोई लेना देना नहीं है। इतना ही नहीं, बल्कि ये पार्टियाँ मुस्लिम समाज को भी, अर्थात तुर्क व नॉन तुर्क को भी वहाँ आपस में लड़ा रही हैं। पड़ोसी देश बांग्लादेश में हिंदू जो बड़ी संख्या में जुर्म जाति के वहाँ शिकार हो रहे हैं, उसमें अधिकांश संख्या उन दलितों की है, उन वीकर सेक्शन के लोगों की है, कमज़ोर तबके के लोगों की है, खासकर दलितों की है, जिनकी भारत देश में बहुलता होते हुए भी बंटवारे में जबरन उनको बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा में चुनकर भेजने की सजा के तौर पर पाकिस्तान को दे दिया गया था। वहाँ इनका शोषण हो रहा है, तो विपक्ष की ये मुख्य पार्टी इस पर चुप है। कांग्रेस पार्टी चुप है। इस मामले में कांग्रेस, सपा व इनके समर्थक दल एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं।
महाराष्ट्र की नवगठित 288 सदस्यीय विधानसभा का 3 दिन का विशेष सत्र आज से शुरू हो गया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजीत पवार ने विधानसभा के सदस्य के रूप में शपथ ली। तमाम नवनिर्वाचित विधायक भी शपथ ले रहे हैं। इसके लिए 9 बार से विधायक रहे कालिदास कोलंबकर को प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है, लेकिन उद्धव ठाकरे की शिवसेना के विधायक और कांग्रेस के विधायकों ने आज शपथ नहीं ले रहे हैं। इसी के साथ ये भी बता दें कि नए विधानसभा का चुनाव सोमवार को होगा। इसके बाद ही फडणवीस के नेतृत्व वाली महायुति सरकार विधानसभा में विश्वास मत हासिल करेगी। आपको बता दें कि नए विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव सोमवार को होना है। मुख्यमंत्री के तौर पर देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि विधानसभा के शीतकालीन सत्र से पहले मंत्रियों को उनके विभाग की जिम्मेदारी दे दी जाएगी। शीतकालीन सत्र 16 से 21 दिसंबर तक होगा। इंडी गठबंधन में नेतृत्व को लेकर रार मची हुई है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी ने कहा है कि वो गठबंधन की अगुवाई करने के लिए तैयार हैं। इंडी गठबंधन में नेतृत्व पर मची खींचतान के बीच भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी पर चुटकी ली। एक और बार इंडी अलायंस में झगड़ा शुरू हो चुका है नेतृत्व को लेकर। टीएमसी की नेत्री ममता बनर्जी बोलती है कि मैंने इंडी अलायंस तो बना लिया, पर मैं क्या कर सकती हूँ अगर नेतृत्व देने के लिए असक्षम है ये लोग। ये सबको साथ में लेकर नहीं चल पाते। मैं नेतृत्व दूंगी तो सबको साथ ले चलूंगी। मतलब कि ये लड़ाई अब मिशन की नहीं, केवल एम्बिशन और पोजीशन की है, ये तो साफ है। पर कांग्रेस के प्रति नो कॉन्फिडेंस मोशन अब जनता ही नहीं बल्कि उनके एलाइज भी पारित कर रहे हैं। और राहुल तुमसे ना हो पाएगा, ये बात हर एलाई कह रहा है। इसीलिए तो कांग्रेस पार्टी को आम आदमी पार्टी से लेकर जेएमएम से लेकर जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला से लेकर लेफ्ट पार्टी सभी लोग बोझ मानते हैं, परजीवी मानते हैं। वहीं भाजपा नेता प्रदीप भंडारी ने कहा कि इंडी गठबंधन में नेतृत्व को लेकर मतभेद स्पष्ट हैं, लेकिन राहुल गांधी नेता नहीं हैं, इसे लेकर सभी एकमत हैं। देखिए, आज ये साबित हो चुका है कि इंडी अलायंस का कोई भी नेता राहुल गांधी के नेतृत्व और प्रियंका वाड्रा के नेतृत्व में विश्वास नहीं रखता है। इंडी अलायंस का पूरा नेता का पूरा जो गठबंधन है वो ये समझता है कि राहुल गांधी एक पॉलिटिकल फेलियर है। ये सब के सब लोग इंडी अलायंस में जनता के लिए नहीं लड़ रहे, ना जनता के मुद्दे उठाने की बात कर रहे हैं। ये सब के सब लोग एक दूसरे की राजनीतिक जमीन को काटने का प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए कभी अखिलेश यादव कहते हैं वो नेता है, कभी ममता बनर्जी कहती हैं वो नेता है, कभी स्टालिन कहते हैं वो नेता है, और सब लोग स्वर में ये कहते हैं राहुल गांधी नेता नहीं है, ना प्रियंका वाड्रा नेता नहीं है। दिल्ली विधानसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा ने नया चुनावी नारा जारी किया है, जिसमें भाजपा अब नहीं सहेंगे बदल के रहेंगे के नारे के साथ आम आदमी पार्टी को रोकने के लिए चुनावी मैदान में उतरेगी। भाजपा के लिए ये विधानसभा चुनाव काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि साल 2014, 2019 और 2024 में दिल्ली की 7 लोकसभा सीटें जीतने के बावजूद भी भाजपा विधानसभा चुनाव में वो करिश्मा करने में सफल नहीं रही है जो लोकसभा चुनाव के दौरान देखने को मिलता है। 10 साल के शासन में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ इस बार भाजपा ने भ्रष्टाचार, वायु प्रदूषण, यमुना प्रदूषण, आयुष्मान योजना सहित कई मुद्दों के जरिए घेरने की तैयारी कर ली है। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा कल से दिल्ली की 70 विधानसभाओं में परिवर्तन यात्रा भी शुरू करने जा रही है। ये नारा दिल्ली की जनता की आवाज़ है। संकल्प पत्र के माध्यम से जब हम जनता के सुझाव मांग रहे हैं तो जनता की एक ही आवाज़ है कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की भ्रष्टाचारी सरकार से मुक्ति चाहिए और इसे बदलना है। तो ये भाव वहीं से आया है कि अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। लोग दिल्ली में गंदे पानी से, बिजली के बड़े दामों से, टूटी हुई सड़कों से, भ्रष्टाचार से, जो कूड़े के जगह जगह ढेर लगे हों उससे बहुत परेशान हैं। ये वो सुविधाएं हैं जो आम जीवन में लोगों को प्रभावित करती हैं, और लोग अब चाहते हैं कि दिल्ली विकास के रास्ते पर चले, क्योंकि दिल्ली को बद से बदहाल करने का काम अरविंद केजरीवाल की सरकार ने किया है। और दिल्ली को खुशहाली और विकास के रास्ते पर ले जाने का काम माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जब दिल्ली में डबल इंजन की सरकार बनेगी तभी हो सकता है। इस भाव के साथ लोगों ने ये नारा दिया है कि अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे।
कैबिनेट ने देश भर में 85 नए केंद्रीय विद्यालय खोलने की अनुमति दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर लिखा कि स्कूली शिक्षा को ज़्यादा से ज़्यादा सुलभ बनाने के लिए हमारी सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत देश भर में 85 नए केंद्रीय विद्यालय खोले जाएंगे। इस कदम से जहां बड़ी संख्या में विद्यार्थियों को लाभ होगा, वहीं रोजगार के भी बहुत सारे नए अवसर बनेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिल्ली मेट्रो के चौथे चरण के तहत रिठाला कुंडली कॉरिडोर को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर लिखा कि देश भर में कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए हम संकल्पबद्ध हैं। इसी दिशा में हमारी सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में दिल्ली मेट्रो के चौथे चरण के तहत रिठाला कुंडली कॉरिडोर को स्वीकृति दी है। इससे दिल्ली हरियाणा के बीच आना जाना और आसान होगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश भर में 28 नए नवोदय विद्यालयों को भी मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर लिखा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप स्कूली शिक्षा समाज के हर वर्ग तक पहुंचाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। इसी कड़ी में हमारी सरकार ने देश भर में 28 नए नवोदय विद्यालयों को मंजूरी दी है। इससे आवासीय और गुणवत्तापूर्ण स्कूली शिक्षा का बड़े दायरे में विस्तार होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 5 दिवसीय ओडिशा दौरे का आज आखिरी दिन है। राष्ट्रपति ने आज ओडिशा में 3 नई रेल लाइन परियोजनाओं का शिलान्यास किया। पहली परियोजना बांगी रिपोसी गोरू माहिशानी नई रेल लाइन है, जो 86 किलोमीटर लंबी है और इसकी कुल अनुमानित लागत लगभग 2,549 करोड़ रुपए होगी। दूसरी परियोजना बूढ़ामरा चाकुलिया नई रेल लाइन है, जो 60 किलोमीटर लंबी है और इसकी कुल अनुमानित लागत लगभग 1,639 करोड़ रुपए होगी। इस परियोजना से ओडिशा के साथ साथ झारखंड को भी लाभ होगा, जो ओडिशा के मयूरभंज जिले और झारखंड के पूर्वी सिंहभूम को कवर करेगी। तीसरी परियोजना बादाम पहाड़ केंदू झारगढ़ नई रेल लाइन है, जिसकी कुल अनुमानित लागत लगभग 2,106 करोड़ रुपए है। इन परियोजनाओं से अतिरिक्त परिवहन सुविधाएं प्रदान करने, ओडिशा के आकांक्षी क्षेत्रों में सेवा का विस्तार करने, पड़ोसी राज्यों के साथ रेल कनेक्टिविटी को मजबूती देने और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। साथ ही राष्ट्रपति ने जनजातीय अनुसंधान केंद्र, डांडबोस हवाई पट्टी और उपमंडल अस्पताल का भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए उद्घाटन किया। सशस्त्र सेना झंडा दिवस के अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सभी सैनिकों और देशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि इस दिन का उद्देश्य सेना में कार्यरत और सेवानिवृत्त हो चुके सैनिकों के शौर्य को याद करना और उन्हें सम्मानित करना है। यह दिन हमारे वीर जवानों और पूर्व सैनिकों के अदम्य साहस, त्याग और समर्पण को रिकॉग्नाइज करने का अवसर है। हमारी आर्म्ड फोर्सेस हमारे लिए एक मजबूत सुरक्षा कवच हैं, जो हर परिस्थिति में हमें प्रोटेक्ट करने के लिए तत्पर रहती हैं। हमारी सेनाएं न केवल बाहरी आक्रमणों से, बल्कि प्राकृतिक आपदा का समय भी हमारी सुरक्षा के लिए तैयार रहती हैं। उनका त्याग और अनुशासन प्रत्येक देशवासी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सशस्त्र सेना हमारे मजबूत सुरक्षा कवच का भी प्रतिबिंब है। सशस्त्र सेना झंडा दिवस हमें यह संदेश और साथ ही यह अवसर भी देता है कि हम सेवानिवृत्त सैनिकों, उनके परिवारों और वीर नारियों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभाएं। आप सभी अवगत होंगे कि हमारे जो सेवानिवृत्त सैनिक हैं अथवा उनका जो परिवार है, उनके बच्चे हैं, उनके कल्याण के लिए सरकार अपने स्तर पर हर वह कदम उठा रही है जो कदम उठाने चाहिए। हम उनकी शिक्षा, उनकी चिकित्सा और इसी प्रकार की अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सदैव प्रयासरत रहते हैं। महाकुंभ में देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को इस बार स्पेशल
हाई डेंसिटी ऑक्सीजन फॉरेस्ट का भी आनंद मिलने जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर महाकुंभ नगर के प्रमुख चौराहों के साथ आने वाले प्रमुख राजमार्गों को भी प्राकृतिक रूप से सजाने संवारने का काम चल रहा है। डीएफओ प्रयागराज अरविंद कुमार यादव ने कहा कि महाकुंभ को दिव्य, नव्य और भव्य बनाने की तैयारी चल रही है। इसके तहत कुल 1.5 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य तय किया गया है। सरस्वती हाईटेक सिटी में एक हाई डेंसिटी ऑक्सीजन फॉरेस्ट विकसित किया जा रहा है। ये ऑक्सीजन बैंक और नगर वन के रूप में कार्य करेगा। इसे लेकर वन प्रभारी अधिकारी संगीता ने कहा कि महाकुंभ में एंट्री करते ही श्रद्धालुओं का स्वागत खूबसूरत पौधे करेंगे, जिनकी सुंदरता देखकर देशी विदेशी पर्यटक खासे उत्साहित नजर आएंगे। 50,000 पौधे प्रमुख रूप से प्रयागराज अयोध्या मार्ग, प्रयागराज वाराणसी मार्ग के साथ ही लखनऊ, मिर्जापुर, रीवा और बांदा समेत 18 मार्गों पर लगाने का काम चल रहा है। महाकुंभ के अंतर्गत वन विभाग द्वारा शहर में 1.5 लाख करीब पौधों का रोपण किया जा रहा है, जिसमें से महाकुंभ एरिया के नज़दीक में सरस्वती हाईटेक सिटी में लगभग 1 लाख पौधों के रोपण का है, जिसका रोपण किया जा चुका है। और प्रयास ये है कि जो भी कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का है, कि जो कार्बन जनरेट हो उनका अवशोषण हो जाए। इस उद्देश्य से सभी का ये प्रयास था कि ये जो कुंभ हो हमारा ग्रीन कुंभ हो, इसलिए ये रोपण का प्रस्ताव किया गया था और रोपण की कार्रवाई की। उद्देश्य ये है कि एक छोटा छोटा सघन आपका ऑक्सीजन बैंक बन सके। इसमें रोड साइड प्लांटेशंस भी हैं। रोड साइड प्लांटेशंस में आपके शोभाकार पौधे हैं जो डिफरेंट सीजन्स में फ्लावरिंग का है। साथ में बड़े छत्र वाले पौधे भी हैं जो सड़कों के किनारे हैं। और जो ब्लॉक प्लांटेशन, जो हाई डेंसिटी प्लांटेशन कराया गया है, उसमें डिफरेंट हाइट्स के ये सारे पौधे लगाए गए हैं। महाकुंभ के अंतर्गत हमारे प्रयागराज में हम वन विभाग द्वारा हरित महाकुंभ योजना के अंतर्गत 1.5 लाख लगभग पौधे लगाए जा रहे हैं। ये पौधे सरस्वती हाईटेक सिटी में, जिसमें कई तरह के वृक्षारोपण हैं, जैसे नगर वन, चौकोर आयरन ट्री गार्ड्स आदि हैं। और हमारे विभिन्न मार्गों पर, जैसे कि बनारस से आने वाला मार्ग, मिर्जापुर से आने वाला मार्ग, लखनऊ से आने वाला मार्ग, कानपुर से आने वाले मार्ग, इन मार्गों पर भी हम विद आरसीसी ट्री गार्ड्स के थ्रू, सुरक्षा के थ्रू वृक्षारोपण कर रहे हैं। महाकुंभ में आने वाले हजारों श्रद्धालुओं, जिनको यहाँ आकर के ग्रीन वातावरण की अनुभूति होगी, इसीलिए हम ये सारे पौधे लगा रहे हैं। नई दिल्ली की प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम में अष्टलक्ष्मी महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। पूर्वोत्तर भारत की संस्कृति का प्रतीक ये महोत्सव 6 से 8 दिसंबर तक आयोजित किया जा रहा है। इसी क्रम में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लोगों से महोत्सव में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर आयोजन को सफल बनाने की अपील की है। इस महोत्सव का मुख्य उद्देश्य उत्तर पूर्व के 8 राज्यों की सांस्कृतिक क्षमता को विश्व पटल पर उजागर करना है। हमारे उत्तर पूर्वी राज्यों की सांस्कृतिक क्षमता को विश्व पटल पर उजागर करना है। उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए अष्टलक्ष्मी महोत्सव दिल्ली में आयोजित की गई है। हमारे 8 राज्यों पूर्वोत्तर के की क्षमता आज दिल्ली में अगले 3 दिन 6 दिसंबर से 8 दिसंबर तक प्रस्तुतिकरण की जा रही है। आइए इस अष्टलक्ष्मी का भाग बनिए। आइए भारत का पूर्वोदय पूर्वोत्तर में जो शुरू हो चुका है उसका भाग आप लोग सब बने। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर पुलिस को नक्सल विरोधी अभियान के दौरान नक्सली डंप सामग्री में रसोई गैस सिलेंडर, वेल्डिंग गैस सिलेंडर, हथियार बनाने की मशीन सहित अन्य सामग्री मिली है। वहीं नक्सल विरोधी अभियान के तहत बरामद सामग्रियों को सुरक्षा बलों ने नष्ट कर दिया है। ये कार्रवाई नारायणपुर डीआरजी और बीएसएफ की ओर से की गई। भारत ने 10 वर्षों में कुल निर्यात में 67% की जबरदस्त वृद्धि हासिल की है। वैश्विक बाजार में भारतीय उत्पादों की मांग में वृद्धि के कारण देश का कुल निर्यात वित्त वर्ष 2023-24 में लगभग $778 बिलियन तक पहुंच गया, जबकि वित्त वर्ष 2013-14 में ये 466
बिलियन डॉलर था, जो कि 67% की शानदार वृद्धि को दर्शाता है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने संसद में पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि विश्व वस्तु निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 1.66% से बढ़कर 1.81% हो गई है और देश 20वें स्थान से 17वें स्थान पर पहुंच गया है। यह उपलब्धि सरकार द्वारा निर्यात वृद्धि को बनाए रखने और निर्यात को तेज करने के लिए कई पहलों को लागू करने के कारण हासिल हुई है। वहीं नीति आयोग ट्रेड वॉच की रिपोर्ट के अनुसार चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही के दौरान देश के व्यापार प्रदर्शन ने स्थिरता और मध्यम वृद्धि प्रदर्शित की। रिपोर्ट के अनुसार 2024 की पहली छमाही में भारत का कुल व्यापार 2023 की तुलना में 5.45% से बढ़कर 576 बिलियन डॉलर पर पहुंच गया। देश के शीर्ष 10 वैश्विक आपूर्तिकर्ताओं में अपनी रैंक को बनाए रखा है और सुधार किया है। भारत ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर पर देश के रणनीतिक फोकस से प्रभावशाली परिणाम दिए हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रही हिंसा और इस्कॉन से जुड़े संत चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी की ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन AIIO की प्रमुख डॉक्टर उमर अहमद इलियासी ने निंदा की है। उन्होंने कहा कि ये बहुत दुखद स्थिति है और इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। डॉक्टर उमर अहमद ने कहा कि हमें ये याद रखना चाहिए कि बांग्लादेश और भारत पड़ोसी देश हैं जो हमेशा से एक साथ रहे हैं। भारत ने हमेशा बांग्लादेश की सहायता की है, चाहे वो उनके बुनियादी ढांचे के लिए हो या फिर वहाँ के नागरिकों की भलाई के लिए। आज जो हालात बन गए हैं उनमें शांति और अमन की आवश्यकता है। इसके साथ ही डॉक्टर उमर अहमद ने कहा कि हिंदुओं पर हो रहे जुल्म और अत्याचार को तुरंत रोका जाना चाहिए। बांग्लादेश के अंदर इस समय के जो हालात हैं और जो वहाँ पर इस समय जो माइनॉरिटीज़ के लिए ख़ास तौर पर जो हिंदुओं पर जो इस समय जो अत्याचार हो रहा है उसको लेकर मैं बहुत चिंतित हूँ। बहुत दुख की बात है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए मैं उसकी कठोर शब्दों में निंदा करता हूँ। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बांग्लादेश और भारत ये एक पड़ोसी देश है जो हमेशा से एक साथ रहे हैं। भारत ने हमेशा बांग्लादेश के लिए पूरा सहयोग किया है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एडिलेड टेस्ट में दूसरे दिन का खेल जारी है। ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में भारत पर बढ़त बना ली है। ताज़ा समाचार मिलने तक ऑस्ट्रेलिया ने 8 विकेट पर 332 रन बना लिए और ट्रेविस हेड ने अपना शतक पूरा कर लिया है। मार्नस लाबुशेन 64 रन बनाकर आउट हुए। इससे पहले भारतीय टीम ने पहली पारी में 180 रन बनाए थे। भारत टेस्ट सीरीज में फिलहाल 1-0 से आगे है। विश्व शतरंज चैंपियनशिप में डी गुकेश और जिंग लिरेन के बीच आज 10वें दौर का मुकाबला खेला जाएगा। 9 दौर के बाद दोनों खिलाड़ियों के खाते में बराबर 4.5 अंक हैं। इससे पहले 9वां राउंड भी ड्रॉ पर खत्म हुआ था। डी गुकेश और जिंग लिरेन के बीच 14 दौर के मैच में अब तक 7 मुकाबले ड्रॉ रहे हैं। 32 वर्षीय लिरेन ने शुरुआती खेल जीता था, जबकि 18 वर्षीय गुकेश तीसरे गेम में विजय रहे थे। विश्व शतरंज चैंपियनशिप में जो भी पहले 7.5 अंक हासिल करेगा वो विश्व चैंपियनशिप का खिताब हासिल करने में सफल रहेगा। भारत एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप में जापान से हारकर सेमीफाइनल में पहुंचने से चूक गया। जापान के खिलाफ 48-15 के अंतर से मिली हार के बाद अब भारत 5 से 8वें स्थान के ब्रैकेट में प्रतिस्पर्धा करेगा। और इसी के साथ ही समाचार में अभी के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DD न्यूज़। नमस्कार।